हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल 12 आर्ट्स वाला सर में। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ क्लास 12 या अगर बिहार बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 12 के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मतलब हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कवर करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। आपके आने वाले एग्जामिनेशन 2025 के लिए जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे इस चैप्टर सारा आज की इस वीडियो में कवर होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते बिना कोई देरी किए। सुनो ने दोस्तों, आपको बताया था जैसे कि दूसरा जो सब्जेक्ट चलेगा हमारा वो हिस्ट्री चलेगा, और हिस्ट्री की ये दूसरा सब्जेक्ट है और पहला चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है वो था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या बनेगा आप सभी का? जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्षमेंद्र क्षमेंद्र की रचना कौन सी है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा बिरहत और मंजरी जो है वो क्षमेंद्र की रचना है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी को, इंडिका किसकी रचना है? तो आप सभी को उत्तर होगा मेगा स्थनिज की रचना है कौन? इंडिका। ठीक है, जो इंडिया के बारे में उस पर लिखी गई कहानी। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। अगला सवाल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे समुद्रगुप्त को बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? क्या कहते थे? तो आप सभी को उत्तर होगा महापिलुपति। ठीक है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? महापिलुपति। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि निम्न में से महिला संत थी कौन थी? तो आप सभी को बताना है। तो आप सभी को उत्तर होगा इनमें से सभी। पहला कौन था? मीरा, अंडाल और यहाँ पे देख सकते हैं कराईकल। ये तीनों जो है वो क्या थी? महिला संत थी बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी की धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो ये आप सभी को सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप सभी को उत्तर अशोक ने जो है धर्म की शुरुआत की थी बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि समुद्रगुप्त की तुलना में किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो आप सभी को उत्तर होगा नेपोलियन से जो है वो समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है, क्योंकि दोस्तों वो भी उसी की तरह थे। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आप सभी को उत्तर होगा चंद्रगुप्त था मौर्य वंश का संस्थापक बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा उसकी मृत्यु जो है वो सरवनवेल गोला में हुई थी, चंद्रगुप्त की मृत्यु। ठीक है, आई थिंक बहुत शायद उत्तर प्रदेश में है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो आप सभी को उत्तर हो ये शायद बौद्ध धर्म का मानने वाला। आप सभी बताए दोस्तों ये शायद जैन धर्म को मानने वाला था बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो आप सभी की तरफ बिरहदत्त जो है मौर्य वंश का अंतिम राजा था बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो आप सभी को तरह पन्याध्यक्ष जो है वो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान था बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आप सभी को उत्तर मौर्य वंश की राजधानी जो वो पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान में नाम है पटना बच्चों, जो कि बिहार की राजधानी है, जो कि आप सभी को पता ही होगा। अगला सवाल बनता है बच्चों कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? तो आप सभी को उत्तर रहेगा वो उड़ीसा में स्थित है कलिंग राज्य, याद रखना। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो आप सभी को उत्तर होगा राजकीय कर एवं संघर अधिकारी जो है वो समाहर्ता था। ठीक है बच्चों, अगला सवाल बनता है आप सभी कि मौर्य काल में बृहदय क्या था? तो आप सभी को मौर्य काल में बृहदय जो है वो भूमिदान था। ठीक है बच्चों, भूमिदान जो बृहदय था। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो आप सभी को उत्तर होगा उसका अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो वो बौद्ध धर्म था। ठीक है, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? तो आप सभी को उत्तर होगा वो उसे भेजा था सिंहल द्वीप में भेजा था। ठीक है बच्चों, सिंहल द्वीप में भेजा था। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों की अशोक किस वंश का शासक था? तो आप सभी तो अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासक था बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि अशोक कौन से बुद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? यानी कि हाँ, ये तो बहुत बड़ा जो क्या बोलते हैं जालिम हुआ करता अशोक शुरू में, तब जाके उससे बौद्ध भिक्षु से एक मिला, जिसके कारण तभी वो बदला दोस्तों। तो उस बौद्ध भिक्षु का नाम क्या था? उपगुप्त, याद रखना। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी की राजगृह की नगर बधू का नाम क्या था? तो आप सभी को उत्तर सालबती जो है वह राजगृह की नगर बधू का नाम था बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी किसने लिखा कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी एवं प्रसन्न है? तो आप सभी को उत्तर कौटिल्य ने ऐसा कहा लिखा था। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में कलिंग की राजधानी क्या थी? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा तौसाली जो कलिंग की राजधानी थी बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? तो आप सभी को उत्तर होगा वो पटना का वासी था। ठीक है, यानी कि बिहार का ही रहने वाला था कौन? आर्यभट्ट, जिसने जीरो की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों की द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को उत्तर होगा लोह युगीन नगर कहा जाता है, यानी लोहे से बना हुआ नगर कहा जाता है द्वितीय नगरीकरण के नगरों को। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी को भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे
ऑप्शन नंबर सी, बोगजाई का अभिलेख याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा ये सेल्यूकस, यानी कि जिसको सिकंदर भी कहा जाता है दुनिया का, वही उसी अलेक्जेंडर, उसी को सेल्यूकस कहा जाता है, उसी को मेगास्थनीज उसी के राजदूत के रूप में सामने आता है, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा 13वें शिलालेख में जो है वो कलिंग युद्ध का जो है वर्णन किया गया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आया, तो आप सभी को उत्तर होगा विक्रम आदित्य के काल में जो वो भारत आया था, याद रखना आप सभी, चीनी यात्री फायान, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो वो आया था, मेगा इनस, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो आप सभी को उत्तर होगा एरन, एरन उल्लेख में जो है वो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों की वानभट्ट की रचना कदम्बड़ी में किस शासनकाल का वर्णन है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आप सभी को उत्तर गुप्त संवत जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 में 319 से 20 ईस्वी तक का शुरू किया था, ठीक है, या संवत। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों की पंचतंत्र की रचना किसने की, तो आप सभी को उत्तर होगा विष्णु शर्मा ने जो है पंचतंत्र की क्या बोलते हैं निर्माण किया, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो आप सभी को उत्तर कुमार गुप्त जो है वो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा भारत कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है, गुप्त काल जो है स्वर्ण काल कहलाता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, तो आप सभी को अर्थशास्त्र में जो है लगभग 8 विवाहों का उल्लेख है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, तो आप सभी को 3री शताब्दी की ईस्वी पूर्व में जो है अर्थशास्त्र की रचना हुई थी बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी की नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र जो थे वो हुएंग सांग थे, ठीक है, हुएंग सांग थे, ठीक है। फिर अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया, तो आपसे समुद्रगुप्त को जो ऐसा करते हुए दिखाया गया सिक्के पे बीना बजाते हुए, ठीक है। और सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया, किस लिपि का प्रयोग किया गया, तो आप सभी को खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 44 अभिलेख जो है वो अशोक के अभी तक प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी कि अशोक द्वारा प्राचीन बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ, श्रीलंका में प्रचलित हुआ, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी को जीवन के वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई, जीवन नहीं जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो आप सभी तक्षशिला से जो है उसने वैद्य की शिक्षा प्राप्त की बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि जीवक कहाँ से का रहने वाला था, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि राजगृह का वो रहने वाला था बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का जीवक की ख्याति किस रूप में थी, तो आप सभी की जीवक की ख्याति जो है वो वैद्य के रूप में थी बच्चों, ठीक है। जीवक की ख्याति जो वो एक वैद्य के रूप में, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है दोस्तों कि अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है, तो आपसे भागलपुर जिला में दोस्तों अपना अंगराज स्थित है, सोच सकते हो उस समय काफी फेमस राज्य था अंग, जो कि अब अपने भागलपुर में ही है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था, तो आपसे हर्यक वंश जो है वो बिंबिसार का संबंध था, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जरासंध का संबंध किस वंश से था, तो आप सभी को जरासंध का संबंध जो है वो बृहद वंश से था। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि तक्षशिला किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी को तक्षशिला जो है वो आपका गंधार राज्य में स्थित है बच्चों, ठीक है। तक्षशिला जो है वो गंधार राज्य में स्थित है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का दोस्तों कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था, तो आप सभी को चंद्रगुप्त मौर्य से जो है अपना बेटी का विवाह किया था, किसने, सेल्यूकस ने, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है, तो आप सभी का उत्तर होगा धर्म विजय का उल्लेख जो है अशोक के जो है 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए वीडियो का तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लिए। जैसे यहाँ वीडियो डाला जाएगा वैसे ही वहाँ पीडीएफ आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनेगा आप सभी का कि कालिदास किसके समकालीन थे, तो आप सभी को उत्तर होगा कालिदास जो कि कविताकार हैं
वो किसके समकालीन थे, तो ये आप सभी को बताना है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के वो समकालीन थे बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो आप सभी को उत्तर होगा भारत का नेपोलियन जो बस समुद्रगुप्त को कहा जाता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, तो आप सभी का राजगृह जो है वो मगध की प्राचीन राजधानी थी बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मगध का प्राचीनतम राजवंश जो है वो हर्यक वंश था बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा उदयन ने दोस्तों पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई पर सर्वप्रथम, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के किनारे संगम पर की थी, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा इनमें सभी नदी के संगम में जो है उदयन ने जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, पटना की स्थापना की थी गंगा सोन पुनपुन नदी के मिलन में, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का बच्चों कि रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि मगध जनपद में किया गया बच्चों, ठीक है, याद रखना आप सभी को, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित है, कहाँ अवस्थित ये आप सभी को बताना है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बंगाल में जो है वो ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि इलाहाबाद पराशस्ती का लेखक कौन है, तो आप सभी को उत्तर हरिसेन जो है वो इलाहाबाद पराशस्ती का लेखक है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्था में अध्ययन किया था, तो आप सभी को उत्तर होगा चाणक्य जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो है वो अपना शिक्षण संस्था में अध्ययन किया था बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा उदंत विश्वविद्यालय जो है वो मगध में स्थित है बच्चों, याद रखना आप सभी को, ठीक है। मजा आ रहा है दोस्तों तो लाइक करते हुए जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाएंगे। फिर अगला सवाल बनता है दोस्तों कि शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा कि शक संवत की शुरुआत जो है वो 78 ईस्वी से मानी जाती है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु क्या थी, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा चांदी जो है वो विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि क्या थी, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा भारत की प्राचीन लिपि जो ब्राह्मी थी, याद रखना प्राचीन, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों कि प्रयाग परस्ती का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो आप सभी को उत्तर होगा प्रयाग परस्ती का संबंध जो किस गुप्त शासक से है, तो उत्तर होगा समुद्रगुप्त शासक से, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल बनता है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी, तो आप सभी को उत्तर होगा अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत जो है वो रुद्र दमन ने करवाई थी बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी को कि इंडिका के लेखक कौन है, तो ये आप सभी का इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप सभी को उत्तर होगा इंडिका के लेखक जो है वो मेगास्थनीज है बच्चों, ठीक है। मेगास्थनीज जो है वो इंडिका के लेखक है बच्चों, ठीक है। तो लगभग दोस्तों हम लोगों ने 69 क्वेश्चन कवर कर लिए चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम क्या है दोस्तों मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक के राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। तो उसी को मैंने लगभग 69 क्वेश्चन कवर कर लिए। तो इससे हटकर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जा सकता इस चैप्टर से। सो वन ऑफ द जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते सारा मैंने पूछ लिया दोस्तों। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसे कि मैं पहले बता देता हूँ आप सभी को, नाम क्या है दोस्तों 12th आर्ट्स वाले सर, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों, ठीक है। अबे ये क्या हो गया, हटाना पड़े, हाँ। तो 12th आर्ट्स वाले सर को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।